बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुमदे आबगी नाए रंग तेरे महित में हबाब। माय फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ है। आज हम हमीद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर केंट के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हमने टोटल 12 ऑब्जर्वेशंस हैं डॉक्टर केंट साहब के। तो इन ऑब्जर्वेशन को हमने अलग-अलग करके रोज़ का एक ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो यानी डिटेल के साथ ही होगा। ये 12 ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये डॉक्टर केंट साहब की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है होम्योपैथी की प्रैक्टिस में, कि आपने होम्योपैथी में जब किसी पेशेंट को दवा देनी है तो दवा देने के बाद उसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, यानी दवा जब अपने काम कर रही होती है क्या वो राइट डायरेक्शन में काम कर रही है या रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रही है, उसमें हीरिंग लॉ ऑफ क्योर को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे। तो ये डॉक्टर केंट के जो 12 ऑब्जर्वेशंस हैं ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला ऑब्जर्वेशन है। तो हम देखते हैं पहले ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर केंट साहब हमें क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में a prolonged aggravation and final decline of the patient। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर केंट हैं, ये केंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी फिलॉसफी के अंदर ये इनका ये लेक्चर है। तो इसमें ये बताते हैं हमें कि जब पेशेंट को आपने दवा दी है तो दवा देने के बाद एक लंबा एग्रीवेशन हुआ, और एग्रीवेशन के बाद पेशेंट की जो हालत थी, उसकी जो तबीयत थी, जो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो दुरुस्त होने की बजाय, उसकी सेहत बेहतर होने की बजाय और ख़राब होगी। हालांकि हमारी फिलॉसफी क्या कहती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि जब आप दवा देते हैं तो दवा देने के बाद एग्रीवेशन होता है और एग्रीवेशन के बाद एमेलियोरेशन होता है। जबकि यहाँ पर कोई इससे खिलाफ काम हो गया कि पहले एग्रीवेशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो इतना लंबा एग्रीवेशन हुआ कि उसके बाद तबीयत दुरुस्त होने की बजाय और ख़राब होगी। तो अगर इस तरह का नतीजा हमें मिलता है दवा देने के बाद, तो उसके बारे में डॉक्टर केंट साहब कहते हैं कि ये एक अनफेवरेबल आपका जो प्रोग्नोसिस है, ये प्रोग्नोसिस सही नहीं है कि दवा जो आपने दी है उसकी सिलेक्शन आपने गलत की है, या कोई इस तरह से हो गया है कि पेशेंट के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं। मेन जो चीज़ है वो बेसिकली इस तरह का अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर ग्रास पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी हुई है, यानी ग्रास किसी न किसी आर्गन में कोई कैंसरस है या ट्यूबरकुलर है, कोई ना कोई ऐसी चेंज आ चुकी हुई है। तो ऐसा कहते हैं दिस रिएक्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी अकर्स व्हेन देयर आर ग्रास पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द ऑर्गन्स। द केस इज इनक्योरेबल एंड मेडिसिन in hypertension cause destruction even threatening life। असल में ये हुआ है कि ये केस इनक्योरेबल है। ये केस जो है ये इनक्योरेबल है, इस केस को क्योर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे है क्योंकि उसके पेशेंट के ऑर्गन्स में पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुकी हुई हैं, ग्रास पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी हुई है उसमें। तो उसमें पेशेंट को अगर हाइपरटेंसी में दवा दे दी जाए, जैसे कि इस जो हमें रिजल्ट मिला है इस ऑब्जर्वेशन में ऐसा ही हुआ है कि पेशेंट के अंदर चूंकि पैथोलॉजिकल चेंजेस थी, ग्रास पैथोलॉजी इन्वॉल्व थी, तो उस पेशेंट को बजाय कि आप लो हिपटेंसी में दवा देते, आपने उसको हाई हिपटेंसी में दवा देती। और हाई हिपटेंसी को दवा देने के लिए वाइटल फोर्स इस काबिल नहीं थी कि वो उसका रिएक्शन देती, बल्कि वो वाइटल फोर्स और उसके बड़े अगर हो गया वाइटल फोर्स जो थी वो उसके और डिप्रेस होगी, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत सुधरने की बजाय और ख़राब होती गई। यानी कभी भी जब आप किसी पेशेंट को दवा देते हैं, इससे नतीजा ये निकलता है कि पेशेंट की हालत देखें कि आया वो इस काबिल है। पहले तो ये देखें कि ये एक्यूट केस है, क्रॉनिक केस है, या इसके लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। फिर आप ये भी देखें कि क्रॉनिक केस है तो क्रॉनिक केसेस में कहीं इसके अंदर कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व तो नहीं है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अब पेशेंट को, डॉक्टर को अंदाजा भी हो जाता है, पता चल जाता है कि आया इसके अंदर क्या सूरत हाल है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर पैथोलॉजी इन्वॉल्व मिले, कभी भी पेशेंट को हाइपरटेंसी दवा नहीं देनी और ना ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी है। अगर आप उसको सिमिलियम मैथमेटिकली सिमिलियम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देंगे, यानी ऐसी दवा देंगे जो उसकी एक्चुअली बनती है क्रॉनिक डिजीज के हवाले से, तो वो उसको हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। ऐसे पेशेंट को चूंकि हमने पैलिएट ही करना होता है,
ये लोग क्योरेबल नहीं होते। एडवांस पैथोलॉजी डेवलप होगी है कैंसर की, आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? इनको यही है कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको आप बेहतर बना सकते हैं। उसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि पेशेंट को आपने ऑलवेज उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। उसकी जो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर जो दर्द हो रही है, उसकी मोडालिटीज लें और इस तरह से एक दो सिम्टम्स के ऊपर उसको लो इंटेंसिटी में दवा दे दें ताकि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो सके। इससे केस में जहां पर एडवांस किस्म की पैथोलॉजिकल चेंजेस एडवांस हो जाएं, वहां पर अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट को देते हैं, हाइपरटेंसिव वो भी दवा जो मिनिमम हो उसकी और कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो आप उसको हाइपरटेंसिव देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने हाथों से उस मरीज को मार रहे हैं। ऐसी कभी भी ये नहीं देखनी एक होम्योपैथ डॉक्टर को। वो एक होलिस्टिक हीलर होता है, उसको बड़ी गौर खौज करने के बाद ये सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी करनी होती है, रेपिटेशन बड़ी ध्यान से करनी होती है। सिमिलियन दवा को सिलेक्ट करना ये तो सबसे पहला जो एक कार्डिनल लॉ है हमारा होम्योपैथी का रूल्स है, उसमें ही आता है। तो इस तरह की सूरत हाल में डॉक्टर कैंट साहब ने बड़ी क्लियर कट हमें एक ऑब्जर्वेशन दे दिया अपना कि जनाब अगर ऐसी कंडीशन हो पेशेंट के अंदर इस तरह की चेंजेस आ चुकी हूं तो उसको कभी भी आपने हाइपरटेंसिव दवा को नहीं देना, ना ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी है, बल्कि आपने उसको पैलिएट करना है। ऐसे पेशेंट को आप पैलिएट करेंगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। हम उसको कभी भी क्योर नहीं दे सकते क्योंकि एडवांस स्टेज है ये कैंसर की। सो हम आगे देखते हैं, दीज टाइप्स ऑफ केसेस रिक्वायर पैलिएटिव ट्रीटमेंट। Their treatment should be started with low potencies. Organ remedies having palliative effect should be employed in such cases. Thus, this observation suggests that probably the medicine was too deep, the vital reaction being impossible caused destruction of the whole organism. So, हमने इसमें कैंट साहब ने जिक्र किया है ऑर्गन रेमेडीज का। ऑर्गन रेमेडी से मुराद ये है कि इसको पैलिएट करना, यानी किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, सपोज पेन है उसमें, तो व्हाट काइंड ऑफ पेन, उसकी लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडालिटीज को आप देखें, उसके मुताबिक आप उसको दवा दें, पेशेंट को लोअर पोटेंसी में दें। तो ये दवा उसकी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम तो नहीं होगी, लेकिन वो उसको पैलिएट करेगी, लाजमी उसकी दर्द में कुछ कमी करेगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेगी। तो ये भाई बिलाशुबा हमने पेशेंट को मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ही देनी होती है। लेकिन जब आपके पास पेशेंट सारे एक ही तरीके तो नहीं आने ना, आपके पास इस तरह एडवांस केसेस के पेशेंट भी आएंगे, उनको आप ये तो नहीं कहेंगे आप चले जाइए हमारे पास से, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे। हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए आप ऑलवेज स्टार्ट विद लोअर पोटेंसीज। लोअर पोटेंसीज में ही उसको रखना है और बड़े ध्यान से उसकी रेपिटेशन करनी है ताकि वो पेशेंट के अंदर किसी किस्म का कोई एग्रेवेशन ना आए, क्योंकि उसकी वाइटल फोर्स है वो इसमें पेशेंट इसमें हुआ क्या है कि आपने पेशेंट को जो दवा दी है वो हाइपरटेंसी में दी, अब उसकी वाइटल फोर्स इस काबिल नहीं थी कि वो उसको बर्दाश्त कर सकती। तरीकेकार तो ये है कि अब एक ऐसी बिल्कुल एग्जाम्पल है कि एक बंदा लेट गया, उसकी हालत बहुत खराब होगी, वो बहुत नहीफ हो गया, बहुत कमजोर हो गया, तो लेटा हो तो आप उसको कहेंगे कि जनाब वो एकदम से उठ कर भागना शुरू कर दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। पहले आप उसको उठाएंगे आस्ता आस्ता, बाद उसके मुंह में पानी डाला, अपने बाजू से पकड़ के उठाया, बड़ा कड़ा किया। अगर वो इस कंडीशन में जा रहा है, वाटर फोर्स इतना रिस्पॉन्स कर रही है, फिर तो आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बिल्कुल इस कंडीशन में बात नहीं है, वाटर फोर्स इस लेवल पे नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है, तो फिर कभी भी आपने हाई पोटेंसी को इस्तेमाल नहीं करना। सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, तो हम होम्योपैथी की यानी इसको आगे इसकी तरवीज के लिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल रेमेडी का इस्तेमाल करें, तो इसके हवाले से हम ये वीडियोस बना रहे हैं, हम नॉलेज के भी बना रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।